गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने विशेषकर हिमालय पर्वतमाला और उत्तर भारत के विस्तृत समतल मैदान ने भारत के इतिहास और संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया। आज हम इसी टॉपिक पर कुछ और बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के मरुस्थल की। उत्तर भारत के विस्तृत समतल मैदान के दक्षिण की ओर राजस्थान का मरुस्थल स्थित है और इसी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। यह प्रदेश अनुपजाऊ है और दुर्गम भी है। यहाँ के लोगों को जीवन यापन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इसी कारण यहाँ के लोग संघर्षशील, परिश्रमी और साहसी होते हैं। मध्यकाल में यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रांताओं का दृढ़तापूर्वक सामना किया था, यद्यपि उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई थी। यह मरुस्थल गंगा के मैदान को सिंधु के मैदान से पृथक करता है और इस प्रकार भारत की सुरक्षा में हम इसे सहायक और बाधक दोनों ही रूपों में देख सकते हैं। एक और सिंधु के निचले प्रदेश से आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी इस मरुभूमि के कारण गंगा के मैदान से आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं दूसरी ओर इसी मरुस्थल के कारण सिंधु के ऊपरी प्रदेश से आने वाले आक्रमणकारियों के विरुद्ध समस्त उत्तरी मैदान के साधनों का प्रयोग भी नहीं किया जा सका। अब हम बात करें मध्यवर्ती वन क्षेत्र की। राजस्थान के दक्षिण और भारत के मध्यवर्ती भाग में विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस प्रदेश के अधिकांश भाग में बीहड़ वन है और इस वन्य क्षेत्र ने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य एक बड़ा अवरोध उत्पन्न किया है। प्राचीन काल में प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण इस क्षेत्र से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाना काफ़ी कठिन था और केवल समुद्री मार्ग से ही दक्षिण जाना संभव था। परंतु बाद में काफ़ी प्रयास करके इस क्षेत्र से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के मार्ग बनाए गए। मध्यवर्ती वन और पर्वतीय प्रदेशों के इस क्षेत्र के कारण उत्तर और दक्षिण भारत में पृथक पृथक आर्य सभ्यता और संस्कृति और द्रविड़ सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। बाद में दोनों में पारस्परिक संपर्क भी हुआ और दोनों संस्कृतियों में समन्वय की प्रक्रिया आरंभ हुई और इस प्रकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति नाम की नई सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। दक्षिण भारत को दक्षिणापथ और द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी घाट के द्वारा 3 भागों में विभक्त है। पहला पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य का संकरा मैदान है। दूसरा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य का संकीर्ण मैदान है और तीसरा पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य का पठार है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य का संकरा मैदान काफ़ी उपजाऊ है। इस मैदान का उत्तरी भाग कोंकण और दक्षिणी भाग मालाबार कहलाता है। यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और काफ़ी अच्छी उपज होती है। इस क्षेत्र में कोचीन, सूरत, कालीकट आदि अनेक बंदरगाह हैं। प्राचीन काल में इन बंदरगाहों के द्वारा भारत मिस्र, बेबीलोन, अरब और भूमध्य सागर के देशों के साथ व्यापार करते थे। इस भाग के दोनों ओर मराठे निवास करते थे। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का भाग पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के मैदान से भी अधिक संकरा है। इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है। गोदावरी नदी सिंचाई की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कावेरी
नदी इस भाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका डेल्टा दक्षिण का बाग कहलाता है। परंतु आर्थिक दृष्टि से दक्षिण की नदियाँ उत्तर की नदियों की तरह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनके तेज प्रवाह के कारण इनमें जहाज़ों और नावों का चलाना संभव नहीं है। ये केवल राजनीतिक सीमाएं निर्धारित करने का कार्य करती है। इस समुद्र तटीय मैदान का उत्तरी भाग कर्नाटक और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य दक्षिण का पठार है और इस क्षेत्र में नाम मात्र की वर्षा होती है और यह भाग अत्यंत अनुर्वर है। परंतु यहाँ की काली मिट्टी में कपास पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है और जीवन यापन के साधन सहज ही उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासी अत्यंत परिश्रमी और साहसी होते हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ के लोगों ने एक नवीन युद्ध कला का विकास किया, जिसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है। इस प्रदेश के सुदूर दक्षिणी भाग में जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण की ओर स्थित है, उसे द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता है। यद्यपि कोई प्राकृतिक सीमा इस क्षेत्र को दक्षिण के पठार से अलग नहीं करती है, परंतु यहाँ का इतिहास और सभ्यता और संस्कृति दक्षिण के पठार से बिल्कुल अलग है। यहाँ द्रविड़ सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। अब हम बात करें दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर विशेष रूप से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत और दक्षिण भारत कभी एक नहीं हो पाए और दक्षिणी भारत कभी भी राजनीतिक दृष्टि से उत्तर भारत की प्रभुता में रह पाया। दक्षिण भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को जन्म दिया। उत्तर भारत से पृथकता के कारण यहाँ अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। उत्तर भारत के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्थान पर दक्षिण भारत में केवल ब्राह्मण और शूद्र 2 ही वर्ण थे। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, मिट्टी, जलवायु और खनिज पदार्थों के अनुरूप यहाँ के लोगों के खानपान, वेशभूषा, रीति रिवाज और व्यवसाय बन गए, जो उत्तर भारत से बिल्कुल अलग थे। इस क्षेत्र में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भाषाओं और इन्हीं में साहित्य का सृजन हुआ। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, होयसल, यादव, पांड्य, चेर आदि राजवंशों ने शासन किया, परंतु इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई और इन्हें भारतीय इतिहास में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इतिहास की प्राय सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक घटनाएं उत्तर भारत में ही हुई। यद्यपि उत्तर भारत के अनेक शासकों, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अकबर, औरंगजेब आदि ने दक्षिण पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, परंतु उनकी सफलता व्यवहारिक और स्थायी नहीं थी। इसी प्रकार दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने के अपवाद को छोड़कर दक्षिण भारत के किसी शासक को उत्तर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न होने के बावजूद भारतीय संस्कृति की रक्षा का श्रेय दक्षिण भारत को ही प्राप्त है। जिस समय भारत पर तुर्कों, अफगानों और मुगलों के आक्रमण हुए और उन्होंने हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मंदिरों और प्रसिद्ध नगरों पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट किया, उस समय लाखों लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागकर दक्षिण भारत में ही शरण ली थी।
दक्षिण भारत के शासकों ने उत्तरी भारत के मुस्लिम आक्रमणकारियों का दृढ़तापूर्वक सामना भी किया। दीर्घकाल तक उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का कार्य किया। मध्यकाल में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद जब उत्तरी भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों और विद्वानों पर अत्याचार होने लगा तो बहुत से ऋषि मुनि और भिक्षु दक्षिण की ओर चले गए, जहां दक्षिण के शासकों और जनता ने उनका स्वागत किया। आरंभ में देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल, पांड्य, चेर वंशीय शासकों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया और बाद में विजयनगर साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति की संरक्षण का कार्य किया। अब हम एक और महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र भारत के तटीय प्रदेश की बात करें। भारत के तटीय प्रदेश ने भी भारत के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया है। यूरोपीय जातियां सबसे पहले इसी तटीय प्रदेश से भारत में प्रविष्ट हुई थी। यहीं उन्होंने व्यापारिक बस्तियां बसाई और इसे आधार बनाकर अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह क्षेत्र उर्वर होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। मसाला उत्पादक क्षेत्र होने के कारण प्राचीन काल से ही लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। भारत के सभी प्रसिद्ध बंदरगाह इसी क्षेत्र में स्थित थे। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों के प्राचीन काल से ही विदेशों के साथ निकटवर्ती संबंध रहे। अब हम बात करें कुछ द्वीप समूह की। क्योंकि भारत के तीनों ओर समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, और इनमें अनेक द्वीप और द्वीप समूह विद्यमान है। भारत का समुद्र तट वैसे तो 3000 मील लंबा है, परंतु उसमें प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। इसलिए भारतीयों का समुद्र के प्रति अधिक आकर्षण नहीं था और वे आरंभ से ही उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। समुद्र पार उन्होंने मलाया, सुमात्रा, जावा और कुछ और द्वीपों से व्यापार किया। मिस्र, अरब और भूमध्य सागर तक भी उनका व्यापार रहा। अनेक भारतीय शासकों ने समुद्र में स्थित द्वीपों पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया था और इस सागर क्षेत्र ने उत्तर में जैसे हिमालय ने दीर्घकाल तक यूरोपीय जातियों के आगमन तक हमारे देश के सुरक्षा प्रहरी का कार्य किया, उसी प्रकार दक्षिण में इन्होंने भारत के लिए सुरक्षा का कार्य किया। इन द्वीपों का व्यापारिक महत्व भी रहा। इन्होंने भारतीयों में सामुद्रिक व्यापार में रुचि जागृत की, जिससे उनके दूर दूर के देशों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए। यदि हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी है और भारत के विभिन्न भागों के तापमान और वर्षा में काफ़ी अंतर है। यहाँ शीत, उष्ण और समशीतोष्ण तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस भिन्नता ने हमारे इतिहास पर काफ़ी प्रभाव डाला है। मानसूनी जलवायु ने यहाँ के लोगों को भाग्यवादी बनाया है। देश के विभिन्न भागों के तापक्रम और वर्षा में विषमता के कारण यहाँ के विभिन्न भागों की उपज में काफ़ी अंतर है। भारत में लोगों को अपनी जीविका अर्जन के लिए प्रकृति से विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा था, अतः उनमें प्रकृति के रहस्यों को जानने की बहुत अधिक जिज्ञासा भी नहीं रही और यहाँ प्राकृतिक विज्ञान का अधिक विकास नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न भागों के धरातल में भी बहुत विषमता है। यदि उत्तरी भाग समतल है तो दक्षिण का पहाड़ी प्रदेश ऊंचा नीचा और ऊबड़ खाबड़ है और राजस्थान में रेगिस्तान है। इसी प्रकार भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
और धरातल और मिट्टी ने इस प्रकार भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। समतल मैदान, पठारी और मरुस्थल प्रदेश के लोगों के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और परिवहन के साधनों में पर्याप्त अंतर मिलता है। उपज और जलवायु के अनुरूप यहाँ के लोगों के खान पान और वेशभूषा में भिन्नता है। परिवहन के साधनों में भिन्नता है, रीति रिवाज भी अलग अलग है। मरुस्थल में ऊँटों का, पठारी प्रदेश में टट्टुओं का और समतल मैदान में सभी प्रकार के परिवहन के साधनों का प्रयोग होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत पहाड़ों, पठारों, नदियों, वनों आदि के द्वारा अनेक भागों में विभाजित है और इसकी विशालता और प्राकृतिक विषमता ने यहाँ क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप कुछ समय को छोड़कर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना का अभाव रहा और स्वतंत्रता के पहले संपूर्ण भारत में कभी भी राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पाई। भारत की विशालता और प्राकृतिक सुनिश्चित सीमाओं का एक अलग ही प्रभाव हुआ कि भारत एक आत्मनिर्भर और पृथक इकाई बन गया। यहाँ के महत्वाकांक्षी शासकों को अपने राज्य विस्तार की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भारत में ही विशाल क्षेत्र मिल गया। अतः संपूर्ण भारत पर विजय ही भारतीय शासकों का लक्ष्य रहा और उन्होंने कभी भी भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर जाकर विदेशी राज्यों को विजय करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त यहाँ के भौगोलिक विभाजन ने सामाजिक जीवन में भी भिन्नता उत्पन्न की। भारत के सभी भागों के लोगों का खान पान, वेशभूषा और रहन सहन एक समान नहीं है। भिन्न भिन्न भागों के धरातल, मिट्टी, जलवायु और उपज में अंतर के कारण यहाँ के लोगों के खान पान और रहन सहन में पर्याप्त भिन्नता है। कुछ भागों के लोग चावल खाते हैं और कहीं पर गेहूं और कहीं पर बाजरा खाते हैं। कहीं पर लोग शाकाहारी हैं और कहीं मांसाहारी भी। और इसी तरह वेशभूषा में भी पर्याप्त अंतर है। भारत के विभिन्न भागों की भाषा, रीति रिवाज में भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है और इस प्रकार भारत के विभिन्न भागों में जो भिन्नता दिखाई देती है वो विशेष रूप से इसके विशाल आकार, जलवायु के कारण ही है। भारत की भौगोलिक स्थितियों ने उत्तर में हिमालय और 3 और समुद्र के कारण भारत को दीर्घकाल तक प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान की है। उत्तर की ओर हिमालय के कारण 1962 में चीन के आक्रमण के पहले भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ और इसी प्रकार दक्षिण में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ने भारत को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर भारत की उपजाऊ नदी घाटियों के कारण भारतीयों को अपने जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप भारतीयों में बौद्धिक और आध्यात्मिकता की भावना जागृत हुई और इसके कारण धर्म, साहित्य, कला और दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। यद्यपि भारत में अनेक धर्म और संप्रदाय विद्यमान रहे, किंतु इन सभी की मूल प्रेरक शक्ति आध्यात्मिकता रही। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की आध्यात्मिकता और दार्शनिकता यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही है।